हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। जो भी स्टूडेंट्स अपने वोकैब पावर को बढ़ाना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशंस एब्सोल्युटली बेनिफिशियल है, क्योंकि इन सेशंस के बाद, इस पूरे सेशन के बाद आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें वोकैब बेस्ड, ग्रामर बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड और टोन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आप उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और आप मुझे कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे। अब आज का आर्टिकल है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर, कि हमारे देश की इंडस्ट्रीज कितना प्रोडक्शन कर रही हैं। और ग्लोबल ट्रेंड्स तो डाउनवर्ड्स हैं, आपको पता ही है। इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कमज़ोर है। और यही उम्मीद हो रहा था कि भाई मतलब स्लो डाउन थोड़ा सा इंडिया में भी देखने मिलेगा। लेकिन अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि हमारे देश में कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है हमारा इंडस्ट्रियल, वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है एक इंडेक्स से, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, इसकी डेटा से। और इसका डेटा ये दिखाता है कि मई में 5 मंथ हाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो ये ग्लोबल ट्रेंड्स के विपरीत है, जहाँ पे विश्व में स्लो डाउन है। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इकोनॉमिक ट्रेंड्स डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। इसकी कारण क्या है, क्यों इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, ये सभी कुछ हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और अपने आर्टिकल को अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, विपरीत। विपरीत, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ग्लोबल स्लो डाउन है, लेकिन इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखाया है ना, वो अपर साइड पे है थोड़ा, तो ये कॉन्ट्ररी है। यूजुअली क्या होता है कि सब लोग स्लो एक साथ में होते हैं, लेकिन यहाँ पे विश्व स्लो है लेकिन इंडिया थोड़ा सा बेटर चल रहा है। सो कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट टू, यानी कि विपरीत, ऑपोजिट, या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग। एंटोनिम है सिमिलर, एक जैसा, या फिर कंसिस्टेंट। कॉन्ट्ररी टू, याद रखना इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है, कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी टू ग्लोबल ट्रेंड्स, इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट इम्प्रूव्ड, यानी कि ग्लोबल ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो उसके विपरीत क्या हुआ है, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो इम्प्रूव हुआ है, वो बेहतर हुआ है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? ION एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है बच्चों, है ना। सो परसेप्शन का मतलब होता है धारणा। आप क्या सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, क्या मानते हैं किसी चीज़ के बारे में, क्या धारणा है आपकी किसी चीज़ के बारे में। इंप्रेशन, आपकी राय क्या है किसी चीज़ के बारे में। ओपिनियन, दैट इज परसेप्शन। ठीक है, एंटोनिम क्या है? रियलिटी और फैक्ट। एक तो होता है रियलिटी और फैक्ट, और एक होता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब आप क्या धारणा रखते हैं किसी चीज़ को लेके, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को लेके जो धारणा रखते हैं वो सही हो, है ना। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, आपके फैक्ट बेस्ड या आपके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग आप किसी चीज़ के लिए को लेके कोई धारणा बना लेते हैं। और फैक्ट्स क्या है? जो उस चीज़ की रियलिटी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे रियलिटी और फैक्ट इसके एंटोनिम्स आए हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है, द ओवरऑल परसेप्शन वॉज डिफरेंट फ्रॉम द डेटा। जो ओवरऑल परसेप्शन है वो डेटा से बिल्कुल डिफरेंट था। नाउ बाउंस बैक क्या है? बाउंस बैक ये एक फ्रेज है, वर्ब। नाउ क्विक रिकवरी, इसका मतलब क्या होता है? क्विक रिकवरी। इसको हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसको नाउन की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो रिकवरी, रीबाउंड। एंटोनिम क्या है? डिक्लाइन, कि रिकवर नहीं किया, बाउंस बैक नहीं किया, खराब होता चला गया, डिक्लाइन हो गया, कोलैप्स हो गया। द इकोनॉमी शोड अ बाउंस बैक आफ्टर द क्राइसिस। क्राइसिस तो रहा है इकोनॉमी में, लेकिन इकोनॉमी ने जबरदस्त बाउंस बैक दिखाया है। ठीक है, now the company's positive dash among customers helped increase its sale. So कंपनी का क्या पॉजिटिव चीज़ कस्टमर्स को हेल्प किया उसका सेल इंक्रीज करने में। ठीक है, परसेप्शन यानी कि कंपनी की पॉजिटिव धारणा, पर कंपनी की पॉजिटिव विपरीत, या कंपनी का पॉजिटिव बाउंस बैक। आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नाउ रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एंड इट इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। नाउ रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, सॉलिड। एंटोनिम होगा वीक, फ्रेजाइल। मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्डेड रोबस्ट ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग ने जो है वो रोबस्ट ग्रोथ यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिकॉर्ड किया है ना। तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये मधुमक्खी, एम फॉर मधुमक्खी, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और ये मजबूत है क्योंकि ये एक्सरसाइज कर रही है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग भी ऐसे ही मजबूत ग्रोथ दिखाया है। ठीक है, नाउ बोल्स्टर्ड का मतलब क्या है? नाउ बोल्स्टर करना मतलब दिस इज अ वर्ब, इट मीन्स कि मजबूत करना,
रोबस्ट मतलब मजबूत, किसी चीज़ की विशेषता बतानी है तो आप कहेंगे कि वो रोबस्ट है, लेकिन किसी चीज़ को मजबूत बनाने की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे बोल्स्टर। ठीक है, सो बोल्स्टर वर्ब की तरह यूज करेंगे। रीइंफोर्स, सपोर्टेड, एंटोनिम क्या होगा? कमजोर करना, वीकेंड और अंडरमाइंड। दिस व्यू इज बोल्स्टर्ड बाय एक्सपोर्ट डेटा। अब जो व्यू है वो एक्सपोर्ट डेटा को देख के बोल्स्टर हो रहा है, यानी कि मजबूत हो रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज, दिस इज अ नाउन विच मीन्स व्यापारिक वस्तुएं, जो गुड्स ट्रेड के लिए बनती हैं, व्यापार के लिए जो भी गुड्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं मर्चेंडाइज। ठीक है, गुड्स और कमोडिटीज, एंटोनिम है सर्विसेज और इनटैंजिबल्स, क्योंकि गुड्स टैंजिबल होते हैं, हम गुड्स को देख सकते हैं, है ना, लेकिन इनटैंजिबल क्या है? थिंग्स लाइक सर्विसेज, जो देख नहीं सकते बट एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए इसका एंटोनिम आया है इनटैंजिबल्स। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हिट अ रिकॉर्ड हाई, कह रहे हैं कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है वो रिकॉर्ड हाई हिट किया है। नाउ द कंपनी रिपोर्टेड डैश प्रॉफिट्स डिस्पाइट द इकोनॉमिक स्लोडाउन। इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ लेकिन फिर भी कंपनी ने डैश प्रॉफिट दिखाया, है ना। डिस्पाइट बोला है, डिस्पाइट बोला है मतलब के बावजूद, मतलब ये चीज और ये ऑपोजिट होंगे। इकोनॉमिक स्लोडाउन है तो यहाँ पे इंक्रीज, गेन, प्रॉफिट, उससे संबंधित यहाँ पर कुछ होगा, है ना। तो बोल्स्टर्ड, अब प्रॉफिट्स क्या है? नाउन है, तो नाउन के सामने आपको एक एडजेक्टिव लगाना है, तो इनमें से बताइए कौन सा एडजेक्टिव है। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप जानेंगे तो कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे एलिमिनेशन हो जाता है ना। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, ये एक वर्ब है, ये एक नाउन है, ये एक एडजेक्टिव है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा रोबस्ट प्रॉफिट्स डिस्पाइट इकोनॉमिक स्लोडाउन। हॉस्टेज, हॉस्टेज का मतलब होता है, दिस इज अगेन अ नाउन, कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। बंधक, कठपुतली, है ना, तो उसको हम कहते हैं हॉस्टेज। कैप्टिव, विक्टिम, जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो विक्टिम है, वो कैप्टिव है, वो बंदी है, बंधक है ना। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा इंडिपेंडेंट और फ्री। द इकोनॉमी इज हॉस्टेज टू वर्ल्ड इवेंट्स, कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो बंदी है, बंधक है, बंदी नहीं बंधक है, यानी कि डिपेंडेंट है, कंट्रोल्ड है। किस चीज़ से कंट्रोल्ड है? वर्ल्ड इवेंट्स से। अगर दुनिया में कुछ हो रहा है तो उससे इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नाउ अबैंडेंट का मतलब क्या होता है? अबैंडेंट का मतलब होता है त्याग देना, डिस्कार्ड कर देना, फॉरसेक कर देना। एंटोनिम होगा अडॉप्ट करना या फिर रिटेन करना। द ओल्ड इंडेक्स वॉज अबैंडेंड, पुराना इंडेक्स जो था उसको अबैंडन कर दिया, मतलब डिस्कार्ड कर दिया। रिकनसाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? रिकनसाइल इज अ वर्ब। अबैंडन भी क्या है? अबैंडन भी एक वर्ब है ना, त्याग देना वर्ब है ये। ठीक है, ब्रिंग इनटू अग्रीमेंट, मेल बिठाना, दो लोगों की लड़ाई हो गई है, लड़ाई के बाद में आपस में जब समझौता हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? दे हैव रिकनसाइल्ड, रिकन्सिलिएशन हो गया है उनके बीच। सो रिकनसाइल वर्ब है, रिकन्सिलिएशन नाउन है। हार्मोनाइज और अलाइन, एक साथ ले आना, हार्मोनाइज करना, अलाइन करना। एंटोनिम है अभी भी एक दूसरे से भिड़े जा रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट और क्लैश। द फिगर्स डू नॉट रिकनसाइल विद ईच अदर, कह रहे हैं कि जो फिगर्स हैं वो आपस में मेल नहीं कर रहे हैं, है ना, मेल नहीं बैठ रहा है दोनों फिगर्स का। द कंट्रीज इकोनॉमी बिकेम अ डैश टू राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। द कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्री की जो इकोनॉमी है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस जो हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है, उसका क्या बन गया? उसका हॉस्टेज बन गया, है ना, बंधक बन गया। बिकॉज इकोनॉमी किस पर निर्भर हो गया? इकोनॉमी किससे कंट्रोल हो रहा है? ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से। वो बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इकोनॉमी में भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो कुछ भी डिस्कस करते हैं इसका आपको PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। यू कैन स्कैन दिस QR so that you can land on our Telegram channel where you get updates about the PDFs and anything that I have to communicate with you. And similarly, if you want to join our WhatsApp channel, here is the QR code for the same. And download Serene Pathshala application from Google Play Store if you want to join our batch for competitive students who are preparing for any competitive examinations, one day competitive examinations. तो आप लोगों के लिए बैच है Complete English Foundation बैच।
नाउ इन दिस बैच आपको मिलेगा क्या, 200+ आवर्स का आपको यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, विच मीन्स you have a lot of in-depth grammar, vocabulary, close test, parajumbles, comprehensions, है ना। तो इन सभी चीज़ों का आपको थियोरी भी मिलेगा, प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका इनफ प्रैक्टिस हो जाता है, इसीलिए इस बैच का नाम है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, क्योंकि यहाँ पे आपका कंप्लीट इंग्लिश का फाउंडेशन और कंप्लीट तैयारी कर दी जाती है इंग्लिश की, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश का सेक्शन है उसका कंप्लीट यहाँ पे आपका प्रिपरेशन हो जाता है। नाउ कम्स द स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच, इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ कमिंग टू डेटा डाउट्स, मतलब डेटा को लेके जो डाउट्स है ना, डेटा डाउट्स ऑन द लेटेस्ट IIP डेटा सेट। द लेटेस्ट IIP डेटा रेजेज मोर क्वेश्चंस दैन इट आंसर्स। कह रहे हैं कि हाल ही में जो IIP का डेटा आया है ना, जितने सवालों का जवाब नहीं देता उससे ज़्यादा वो सवाल उठा रहा है ना। मतलब डाउट ज़्यादा हो रहा है, विश्वास उस पर कम हो रहा है, या जो हमें सवालों का जवाब चाहिए था उन जवाबों से ज़्यादा अब दिमाग में और सवाल आ गए हैं, ठीक है। इंडियाज़ लेटेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ फिगर्स शो दैट, अब हाल ही के जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ फिगर्स हैं वो क्या दिखाते हैं, शो दैट कॉन्ट्ररी टू ग्लोबल ट्रेंड्स, ग्लोबल ट्रेंड कैसा है, स्लो है, ग्लोबल ट्रेंड से कॉन्ट्ररी यहाँ पे क्या हुआ है, एंड ओवरऑल परसेप्शन, ओवरऑल एक परसेप्शन भी था, है ना, कि सबकी धारणा भी थी कि भाई भारत में भी ये देखने को मिलेगा, एंड ओवरऑल परसेप्शन द कंट्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। कह रहे हैं कि भारत का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और द डेटा शो अ क्विक बाउंस बैक इन इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस आफ्टर द इनिशियल हिट। शुरुआत में हिट लिया ये, है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने हिट लिया, लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग और क्विक बाउंस बैक देखने को हमें मिला है इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस में। हमारी इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म करना शुरू की हैं आफ्टर द इनिशियल हिट फ्रॉम द वेस्ट एशिया क्राइसिस। जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस हुआ उसकी वजह से इनिशियली हिट तो हुआ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग और क्विक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। हाउएवर द न्यू डेटा ऑल्सो रेज सम इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स, ठीक है, लेकिन जो नया डेटा है वो कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स भी रेज कर रहा है। किसके बारे में, अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्रोथ, कि ये ग्रोथ में क्या ग्रो हुआ है आखिर, है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्रोथ, द सिस्टम्स बिहाइंड द रिसेंट डेटा अपग्रेड्स, अभी हाल ही में कुछ डेटा अपग्रेड्स भी किए गए तो इसके पीछे क्या सिस्टम है, एंड द नीड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, और आगे हमें इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। इन सभी बातों को लेके कुछ सवाल उठे हैं। ग्रोथ इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हिट अ 5-month हाई ऑफ 5.1% इन मई 2026। 5 महीनों में हाईएस्ट नंबर 5.1% का हमें देखने मिला है मई 2026 में, अप फ्रॉम 4.9% ग्रोथ सीन इन अप्रैल में जो देखने मिला था वो था 4.9%, ठीक है, विच इट सेल्फ वॉज अ सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट ओवर द परफॉर्मेंस इन मार्च, द फर्स्ट फुल मंथ आफ्टर द वेस्ट एशिया क्राइसिस बिगैन। Within this, the manufacturing sector grew at relatively robust 5.5% in May। कह रहे हैं कि ये पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इन्होंने रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है, 5.5% का ग्रोथ दिखाया है मई में, एंड इट्स स्लो दैन इन अप्रैल। कह रहे हैं कि अप्रैल से तो स्लो है, अप्रैल में इससे भी बढ़िया था, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्गर ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वन व्यू इज दैट दिस इज ड्यू टू अ रिवाइवल इन डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में ही कंजम्पशन दोबारा से रिवाइव हो गया है ना, और कुछ कह रहे हैं सिंस द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स सेक्टर्स ऑल्सो ग्रू एट मल्टी मंथ हाई। और लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन में रिवाइवल आया है, इसीलिए क्योंकि ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल सेक्टर में भी मल्टी मंथ हाई देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स स्पेशली हैव डन वेल इन अप्रैल एंड मई। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर आप बात करेंगे तो स्पेशली अप्रैल में और मई में अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। हाउएवर कॉन्ट्ररी आर्ग्यूमेंट इज दैट, कुछ लोग बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन रिवाइव हुआ है, इसीलिए अब देखो डोमेस्टिक कंजम्पशन का मतलब क्या है, आप कितनी खपत कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा खपत करेंगे तो इंडस्ट्री से प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा आएगा, है ना। आप मान लीजिए कि आप कोई भी एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है डिमांड और आ रहा है, मेरा जो भी प्रोडक्ट्स है वो बिक रहा है, तो आप अपना प्रोडक्शन और इंक्रीज़ करेंगे, राइट। सो डिमांड होगा तभी आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो बढ़ा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो हमें बेटर देखने को मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन में रिवाइवल आया है, ठीक है। और कॉन्ट्ररी अग्रीमेंट ये है कि डोमेस्टिक डिमांड इज़ इन फैक्ट नॉट डूइंग वेल
कुछ लोग कह रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड उतना अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन एंड इट इज़ एक्सपोर्ट ग्रोथ दैट इज़ लीडिंग हायर प्रोडक्शन। अब मान लीजिए कि आप जो भी आपका कंपनी या आपकी इंडस्ट्री जो है जो कुछ भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, लोकल तो उसका डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है ना, बाहर के देशों से बहुत डिमांड आ रहा है। भाई आपका प्रोडक्ट तो बिक रहा है, तो आप तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे ना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन में रिवाइवल आया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से नहीं है, एक्सपोर्ट ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, इसीलिए हमें इंडस्ट्रियल आउटपुट ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। एंड इट इज़ एक्सपोर्ट ग्रोथ दैट इज़ लीडिंग टू हायर प्रोडक्शन। दिस इज bolstered by the fact that GST revenues from domestic transactions have grown slower. अब ये वाला जो परसेप्शन है ना, यानी कि ये वाला जो व्यू है, ये फिर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो जीएसटी कलेक्शन भी तो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन जीएसटी कलेक्शन उतना इंक्रीज नहीं हुआ है ना। जीएसटी कलेक्शन में हमें स्लोअर ग्रोथ देखने को मिला है, तो इसीलिए ये वाला जो व्यू है इस पर ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं कि इसको हम ज़्यादा स्ट्रांगली हम इसको मान सकते हैं, इस बात को मान सकते हैं, ठीक है। नाउ ओवर द लास्ट 6 months दैन इन 2025-26 अभी के जो 6 महीने हैं वो पिछले साल के 6 महीने से आप कंपेयर करेंगे तो जीएसटी ग्रोथ जो है वो स्लोअर रहा है। एंड द ईयर बिफोर दैट, और उसके पहले के भी साल की अगर आप बात करेंगे तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड हिट अ 4-year हाई इन अप्रैल फॉलोड बाय एन ऑल टाइम हाई इन मे। और वहीं पर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की अगर आप देखेंगे तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है ये 4-year हाई और ऑल टाइम हाई इन मे ये रिकॉर्ड हुआ है ना। तो इट वुड सर्टनली बी वेलकम इफ इंडियाज इंडस्ट्री हैज़ ग्लोबल डिमांड टू फिल। अब ये भी खुशी की बात है, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट एक्सपोर्ट्स की वजह से ग्रो हो रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। नो डाउट खुशी की बात है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की अगर डिमांड इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ रहा है तो हमारे ही इंडस्ट्रियलिस्ट को, हमारे ही देश को उससे फ़ायदा मिलेगा, है ना। सो इट वुड सर्टनली बी वेलकम, कह रहे हैं कि ये भी खुशी की बात है। इट वुड सर्टनली बी वेलकम इफ इंडियाज इंडस्ट्री हैज़ ग्लोबल डिमांड टू फिल, बट लेकिन the fact that more of this demand is not coming from within the country is a cause for concern। कह रहे हैं कि लेकिन देश से डिमांड नहीं आ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। बाहर से चलो डिमांड बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कंट्री में भी डिमांड होना चाहिए, राइट। दिस डिमांड इज नॉट कमिंग फ्रॉम विद इन द कंट्री इज अ कॉज फॉर कंसर्न। द इकोनॉमी इज ऑलरेडी हॉस्टेज टू वर्ल्ड इवेंट्स। कह रहे हैं कि हमारा जो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो ऑलरेडी बंधक है विश्व के जो भी इवेंट्स हैं उसको लेके। विश्व में अगर कुछ भी होता है तो हम इफेक्ट हो जाते हैं, है ना, हमारी अर्थव्यवस्था इफेक्ट हो जाती है। अब ऑब्वियसली अगर विश्व में कुछ भी हो लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ना अफेक्ट हो, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है ना, रेजिलियंट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, वल्नरेबल नहीं है टू ग्लोबल इवेंट्स। हम देश की तो चीज़ें चलो फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, दुनिया की चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत क्या, प्रोडक्शन भी हम करें, डिमांड भी हमारे ही कंट्री में हो, बाहर भी हो लेकिन हमारी कंट्री का भी डिमांड हो, तभी हम बाहर के लोगों पर उतना ज़्यादा या बाहर के सिचुएशन पे उतना ज़्यादा, अब ग्लोबलाइजेशन है, कंप्लीट आइसोलेशन तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल डिपेंडेंस काफ़ी कम हो जाएगा, है ना। The economy is already hostage to world events. May IIP data were also accompanied by a note from the Ministry of Statistics and Program Implementation. जो IIP डेटा था उसके साथ में Ministry of Statistics and Program Implementation से भी एक नोट आया है, stating that it had made a major change to the methodology for computing growth for some sectors. उन्होंने कहा है कि हमने एक बड़ा बदलाव लाया है कि कुछ सेक्टर्स में जो है हम जो ग्रोथ कंप्यूट करते हैं, ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करेंगे, तो उसके मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा चेंज आया है, ठीक है, कुछ सेक्टर्स में। लेकिन नाउ इट हैड अबैंडन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन्होंने होलसेल प्राइस इंडेक्स को अबैंडन किया है एज इट्स चोजन डिफ्लेटर टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन फेवर ऑफ द न्यू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। नाउ दिस इज अ मोर एक्यूरेट अप्रोच, ये और ज़्यादा एक्यूरेट अप्रोच है, ठीक है, बट इट डिड नॉट हाउएवर आंसर व्हाई दिस चेंज वाज इम्प्लीमेंटेड बिलेटेडली एंड नॉट व्हेन द न्यू सीरीज ऑफ डेटा वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन June 1। उन्होंने लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया, बट इट डिड नॉट हाउएवर आंसर
वाई दिस चेंज, ये जो बदलाव लाया है अच्छा बदलाव है, लेकिन ये बदलाव तब क्यों नहीं लाया जब डेटा में चेंजेस आए थे जून में, 1 जून को जब चेंजेस आए थे तब क्यों नहीं लाया ये, है ना। तो बिलेटेडली आप हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हो ना, मतलब जब हैप्पी बर्थडे टाइम पे विश करने को लेट हो जाते हो, तो बिलेटेड मतलब थोड़ा देरी से क्यों इम्प्लीमेंट किया इसे, ये सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। नाउ it suggests an unusually unsystematic approach by the MOSPI. Now, the strong growth in IIP also does not reconcile with, यानी कि मेल बैठना, तो ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आईआईपी में है ये मेल नहीं बैठ रहा है किसके साथ में, विद द फैक्ट दैट द इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर्स जो सेपरेट गवर्नमेंट मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ना, तो ये गवर्नमेंट मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है क्या, इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर्स grew at its second lowest rate in 21 months in May। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का 8 कोर सेक्टर्स का जो इंडेक्स है उसकी बात अगर हम करें, ये एक सेपरेट गवर्नमेंट मेजर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेजर करने का। जब इसको देखें तो इसमें तो ग्रोथ जो है वो स्लोएस्ट रहा है, सेकंड लोएस्ट रहा है, सेकंड लोएस्ट रेट इन 21 मंथ्स, 21 मंथ्स में ये सेकंड लोएस्ट रहा है मई में, है ना। तो इसीलिए इन ये जो नंबर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन आईआईपी है, तो इसको लेके कुछ सवाल उठ रहे हैं। द कोर सेक्टर इंडेक्स इज स्टिल आउटडेटेड, कह रहे हैं कि कोर सेक्टर इंडेक्स जो है वो अभी भी आउटडेटेड है, वाइल द अदर मेजर इंडाइसेस हैव बीन रिसेंटली अपडेटेड, लेकिन जो बाकी बड़े इंडाइसेस हैं वो अपडेट हो गए हैं। बट सच अ डिस्क्रिपेंसी, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी नेवरदलेस रेजेस क्वेश्चंस, कह रहे हैं लेकिन जब इतना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी होता है तो इससे सवाल तो उठता है, रेजेस क्वेश्चंस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग मेजर्ड, है ना। तो ये सवाल तो ज़रूर उठता है कि आखिर हम मेजर क्या कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल, एडिटोरियल का आप टोन देखेंगे तो ऑप्टिमिस्टिक और सेलिब्रेटरी बिल्कुल भी नहीं है, कई जगह पे क्रिटिसिज्म है ना। सो एनालिटिकल है, एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, सो एनालिटिकल है एंड कॉशियसली क्रिटिकल है। ऐसा नहीं कि एकदम खुलेआम बिल्कुल कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत ही हो रहा है, इस पर तो कुछ करना चाहिए, कॉशियसली क्रिटिकल है ना। ये वर्ड्स देखो आप, इन वर्ड्स को देख के आपको समझ में आएगा। बोल रहे हैं कि द कोर सेक्टर इंडेक्स इज स्टिल आउटडेटेड, बोल रहे हैं कि आउटडेटेड है, कोर सेक्टर्स का इंडेक्स जो है वो आउटडेटेड है, और अदर मेजर इंडाइसेस जो हैं वो अपडेट किए गए हैं, लेकिन इतनी डिस्क्रिपेंसी से सवाल तो कुछ उठते हैं, है ना। अगर बोले कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल सवाल सही उठा रहे हैं, है ना, तो ये बिल्कुल क्रिटिकल अप्रोच हो जाता है। कॉशियसली क्रिटिकल मतलब वो सोच समझ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। इमोशनल और परसुएसिव ये तो मतलब बस ऑप्शंस बनाने के लिए दे दिए जाते हैं ये। नाउ अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट इज़ वन पॉसिबल रीज़न फॉर द राइज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एडिटोरियल के मुताबिक एक पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में राइज देखने के लिए। स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने पहले आंसर्स देखेंगे, ठीक है, हम साथ साथ इसको सॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन आपके भी दिमाग में कुछ ना कुछ ऑप्शंस देखिए, है ना, ऑप्शन देखिए, अपना आंसर डिसाइड करिए। आंसर डिसाइड करके आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करेंगे इन द कमेंट सेक्शन कि 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। सो विथ टाइम देखो, कुछ ही बच्चे होते हैं जो रेगुलर होते हैं, है ना, और वो बहुत सिंसियरली पूरा सेशन देखते हैं, आंसर भी करते हैं, तो मुझे उनका नाम याद रह जाता है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, और वो आपके आंसर्स के थ्रू मुझे पता चल जाता है कितना ये सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। सो आई वुड रिक्वेस्ट जो भी बच्चे यहाँ तक आए हैं वो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे, ठीक है, साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। और कौन सी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई थी, कहाँ आपको प्रॉब्लम आई, ये भी आप ज़रूर मेंशन करेंगे, ताकि आगे आने वाले सेशंस में, जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला था कि मैम क्लोज टेस्ट भी लेके आइए, और कुछ बच्चे बोल रहे थे वोकैब सेशंस लेके आइए, तो येस आई एम वर्किंग ऑन दोज, क्योंकि मेरा स्टूडियो ऑलरेडी मतलब सेटअप मोड में था, अभी बीच में आपको पता ही है थोड़ा सा गैप हो गया था बिकॉज मेरा स्टूडियो शिफ्ट हुआ था, ठीक है। सो येस अब चीज़ें ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गई हैं, तो आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी, और सभी कुछ क्लोज टेस्ट, वोकैबलरी, ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सभी कुछ प्लान में हैं, दे आर इन द पाइपलाइन एंड यू आर गोइंग टू गेट टू सी दीज सेशंस वेरी सून, ठीक है। सो अब आप मुझे बताएंगे कि एडिटोरियल के मुताबिक क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमें राइज देखने का। अ शार्प इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, इसका तो मेंशन ही नहीं है कहीं, है ना। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड डिस्पाइट वीक डोमेस्टिक डिमांड, येस दिस कुड बी द रीज़न।
डिक्लाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं, इसी में तो रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिला है ना। तो नो, दैट्स लो जीएसटी कलेक्शंस ड्यू टू टैक्स, लो जीएसटी कलेक्शंस है लेकिन ड्यू टू टैक्स कट्स, ये देखो है पैसेज में। तो आपको कई बार क्या होता है कि पैसेज में जो सेंटेंस दिखा होता है उसी से सिमिलर अगर कोई सेंटेंस हमें दिखता है तो हमें लगता है नहीं नहीं यही आंसर है, ठीक है। सो येस, लोअर जीएसटी कलेक्शंस है, दैट्स ट्रू, बट दिस इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड मोर ओवर दिस हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द एडिटोरियल। So these are the things which if you are alert you will be able to spot and eliminate the options. Why does the editorial question the recent changes made by MOSPI? ठीक है, तो MOSPI ने जो हाल ही में चेंजेस किया है उस पर एडिटोरियल में क्यों सवाल उठाया गया है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिड्यूस किया उन्होंने? नहीं। डिले किया इम्प्लीमेंटिंग द न्यू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेथडोलॉजी विदाउट एक्सप्लेनेशन, बिना एक्सप्लेनेशन के ये डिले किया गया है, इस पर सवाल उठाया है उन्होंने, है ना। बिकॉज इट डिसकंटिन्यूड द IIP, नहीं IIP को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को डिसकंटिन्यू किया गया है और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को यूज़ किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। IIP को नहीं डिसकंटिन्यू किया गया बिकॉज इट स्टॉप्ड पब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग डेटा, नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। What does the word bolstered mean? Bolstered का मतलब क्या है? Weakened, supported और strengthened, ignored और reduced? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब the data raises important questions, the data raise important questions। जब हम डेटा को देखो, जब डेटा को एज अ होल, द डेटा इज़ अ वर्ड जिसके साथ में हम, वैसे तो ये वर्ड प्लूरल वर्ड है, ठीक है, इसका सिंगुलर है डेटम, डेटा इज़ अ प्लूरल वर्ड, लेकिन जब डेटा को एज अ होल हम देखते हैं तो इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ड यूज़ करते हैं। और जब डेटा को इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल और सेपरेट थिंग्स और मल्टीपल थिंग्स जब हम देखते हैं तब इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे पूरा डेटा ही सवाल उठा रहा है ना। सो हमारा आंसर होगा द डेटा रेजेज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, द डेटा रेजेज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। द डेटा इज रेज, ये रॉन्ग ग्रामर है, इसके बाद में या तो V1 प्लस ING आता है या तो V3 आता है ना। इसके बाद में V1 फॉर्म डायरेक्टली नहीं आता है। हैव के बाद में वर्ब का V3 फॉर्म आता है और हैव या हैज़ वो डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा को ओवरऑल एज अ होल देख रहे हैं तो यहाँ पे डेटा के साथ में हैज़ रेज्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आंसर रहेगा। नाउ Why is reliable economic data important for policy making? Policy making important है और policy making के लिए reliable economic data क्यों important है? आपको क्या लगता है? आप कुछ सोचेंगे, ठीक है, और आपको सोचने के लिए डेटा चाहिए होता है ना कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे है कुछ पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आप रीड करेंगे, अपना एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे, 1 या 2 लाइन में इंग्लिश में अपना ओपिनियन इस सवाल पर आप मेंशन करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। इससे आपके एनालिटिकल स्किल्स साथ ही साथ राइटिंग स्किल्स दोनों इम्प्रूव होंगे, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू हो या ग्रुप डिस्कशन हो तो वहाँ पे आपका एनालिटिकल जो स्किल्स होता है ना, वो बहुत काम आता है। साथ ही साथ अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई डिस्क्रिप्टिव स्टेज है तो वहाँ पे भी आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत काम आते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करेंगे छोटे छोटे 1 मिनट 2 मिनट दो, आफ्टर गोइंग थ्रू द एंटायर सेशन आप 1 या 2 मिनट देंगे और आप एट द एंड ऑफ द सेशन इस पर अपना एक ओपिनियन फॉर्म करके 1 या 2 सेंटेंस में इन इंग्लिश कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।